एक घर के बाहर एक साहूकार अपने कुछ गुंडों को लेकर खड़ा हुआ था। उस घर के अंदर एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति ने उस साहूकार से 3 लाख रुपए लिए थे और अपना घर गिरवी रखा था। उसके दिए गए टाइम की अवधि पूरी हो गई थी और इसी वजह से वह साहूकार उस 30 लाख के घर को 3 लाख में खाली करवाने के लिए वहां पर खड़ा हुआ था। वह बाहर से कह रहा था, या तो मेरे पैसे दो वरना ये घर जल्द से जल्द खाली कर दो। अब इस बात को उसका छोटा भाई अपने घर से देख रहा था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है कि देखो आज अच्छा हुआ इसके साथ। इसके बाद उसकी पत्नी कुछ ऐसा करती है कि जिसने भी देखा वह उसकी पत्नी की बड़ाई करता हुआ रह गया। आखिर क्या कहानी थी, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर 2 भाई रहा करते हैं। बड़े भाई का नाम राकेश है और छोटे भाई का नाम योगेश है। उनके पिता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। वह दूध लेकर बेचने के लिए जा रहे थे, तभी एक ट्रक से रात के समय उनका एक्सीडेंट हो गया था। बड़ा लड़का उस टाइम पर 16 साल का था और 16 साल का होने के बावजूद उसने घर की जिम्मेवारी को बड़ी अच्छी तरह से निभाया। उसका छोटा भाई योगेश उस समय 12 साल का था। अब जो बड़ा भाई है वह घर की जिम्मेवारियों को संभालता है, घर का भरण पोषण करता है। इधर उसकी माँ भी उसको पूरा सहारा देती है, सहयोग देती है। उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी, कुछ मवेशी थे उनके पास और उन्हीं से वो अपने घर का भरण पोषण किया करते थे। अब बड़े भाई को लगता है कि इन रोजगारों से घर की पूर्ति नहीं होगी, तो इसी वजह से वह अपने घर के पास ही एक किराने की दुकान खोल लेता है। उसको चलाया करता और उससे जो भी पैसे कमा करते उन सभी पैसों को घर के खर्च में उठा दिया करता। धीरे धीरे समय बीतता है, उसका भाई बड़ा हो गया था और वह कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने लगता है। जब वह बाहर जाता है तो वो और भी ज्यादा मेहनत करता है। इधर उसकी शादी के लिए उसकी माँ उससे फोर्स करने लगती है, कहती है कि बेटा मैं बुजुर्ग हो चली हूँ, अब तू ऐसा कर अपनी शादी कर ले। शादी कर लेगा तो तेरी पत्नी आएगी और इस घर को अच्छी तरह से संभाल लेगी। उसके बाद बड़ा भाई शादी कर लेता है। उनके एक रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आए थे और उसी लड़की से वह शादी कर लेता है। शादी होने के बाद एक और सदस्य घर के अंदर बढ़ गया था। वो 4 लोग हो गए थे और वो चारों लोग मिलजुल कर बड़ी हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे छोटे भाई की भी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो रही थी और जैसे ही छोटे भाई की पढ़ाई कंप्लीट होती है तो उसकी शादी का टाइम आ जाता है। जैसे उसकी शादी का टाइम आया था तो बड़े भाई को उसकी शादी करनी थी, क्योंकि उनका पिता नहीं था और उसी को पूरी जिम्मेवारी देखनी थी। इसीलिए बड़ा भाई घर के सभी मवेशियों को बेच देता है ताकि वह छोटे भाई की शादी कर सके। उसके बाद वह छोटे भाई की शादी करा देता है और शादी होने के बाद घर में एक और सदस्य बढ़ जाता है और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो छोटा भाई है उसकी नौकरी लगनी थी और नौकरी लगने के लिए उसे एक कोर्स करना था। उस कोर्स को करने के लिए अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई मुझे वो कोर्स करना है और उसके लिए तकरीबन 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। उस कोर्स को करने के लिए जैसे वो अपने बड़े भाई से कहता है तो बड़ा भाई सोचता है कि चलो इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो बड़े भाई ने जो अब तक भी जमा पूंजी थोड़ी बहुत इकट्ठा की थी उस जमा पूंजी को उस कोर्स के लिए दे देता है और छोटा भाई कोर्स करने लगता है। छोटा भाई कोर्स कराता है। कोर्स करने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाती है और जैसे ही छोटे भाई की नौकरी लगी थी तो उसके तेवर बदलने लगे थे। वह बड़े भाई से ज्यादा अच्छी तरह से बात नहीं किया करता, अपने दोस्तों में घुला मिला रहा करता, क्योंकि बड़ा भाई घर के खर्चों की पूर्ति करने के लिए इधर उधर छोटे मोटे रोजगार किया करता। कभी वह कपड़ों का काम किया करता तो कभी किराने का काम किया करता, कभी वो डेयरी किया करता। इसी तरह से उसका टाइम बीत रहा था। छोटा भाई जो अच्छी तरह से कमा रहा था तो वह समझने लगता है कि उसके बड़े भाई ने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है मैं ही कर रहा हूं और धीरे धीरे इसी तरह से समय व्यतीत होता है। तभी एक दिन अचानक से उसका छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर उस बड़े भाई को मिल जाता है और जैसे ही वह बड़ा भाई अपने छोटे भाई को शराब के नशे में धुत अपने दोस्तों के साथ देखता है तो एकदम से उसका खून खोल जाता है। अब इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा भाई अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और छोटे भाई को उसके दोस्तों के साथ ही पिटाई लगा देता है। अब उसमें पिटाई लगाई थी और उसके बाद उसे घर लेकर चला जाता है। वहां जाकर उसे समझाने लगता है, लेकिन छोटा भाई इस बात को दिल पर ले गया था। उसके मन में जाने क्या चल रहा था, वह वहां पर चुपचाप बैठा रहता है, ना ही किसी बात को समझता है और ना ही अपने बड़े भाई की बातों पर गौर देता है। धीरे धीरे ऐसे ही करके कुछ दिन और बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद बड़े भाई को एक लड़का होता है। अब लड़का हुआ था, घर में सभी लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन छोटा भाई उस खुशी में शामिल नहीं होता है। वह इधर उधर अपने दोस्तों के साथ घूमा करता और उसके दोस्त उसे बार बार कहा करते कि तेरा कैसा बड़ा भाई है, उसने तुझ पर ही हाथ उठा दिया है। जबकि बड़े भाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था तो इतना हक तो उसका बनता ही था दोस्तों। लेकिन छोटे भाई के जो दोस्त थे वो उसे उल्टी सीधी बातें सिखाने लगते हैं। धीरे धीरे करके कुछ समय और बीत जाता है। इधर जो उनके
उनकी दोनों की पत्नियां थी, उन दोनों में बड़ा ही प्यार था। जितना दोनों भाइयों में भी प्यार नहीं था, उससे भी ज़्यादा उन दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार भरा हुआ था और इसी तरह से उनका घर चलता रहता है। कुछ समय बाद छोटे भाई की सैलरी बढ़ती है और जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ती है तो उसे और भी ज़्यादा इस बात का घमंड हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब तो मैं अपना खर्चा अपने आप उठा सकता हूँ और इसी बात को लेकर वह अपने बड़े भाई से विवाद करने लगता है। अब जब वह विवाद करने लगा था, उनकी बूढ़ी माँ उन्हें समझाती है, कहती है कि बेटा ऐसा नहीं किया करते, ये गलत बात है, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हारे पिताजी का नाम धूमिल हो जाएगा। लेकिन छोटा भाई जिसके सर पर कामयाबी का भूत चढ़ा हुआ था और उसकी थोड़ी सी सैलरी क्या बढ़ गई, उसे लगा कि इस दुनिया को मैं ही चला रहा हूँ। इसके बाद वह अपने बड़े भाई से विवाद करने लगता है और इसी विवाद के कारण दोनों में बंटवारा हो जाता है। अब एक घर के अंदर एक दीवार खिंच गई थी, इधर साइड एक बड़ा भाई रहा करता था और इधर साइड दूसरा छोटा भाई रहा करता था। इसी तरह से उनके दिन बीतते हैं। अब जब घर का बंटवारा हुआ था तो जो उपजाऊ जमीन थी उनके पिताजी की, वो तो छोटे भाई के हिस्से में चली गई थी और जो बंजर जमीन थी वो बड़े भाई के हिस्से में आ गई थी। अब इसके बाद कुछ दिन और बीतते हैं। इसी तरह से जो बड़ा भाई है वो उस जमीन पर खेती किया करता, लेकिन भगवान उसका साथ नहीं देता, उसमें अच्छी तरह से पैदावार नहीं होती है। छोटा भाई अपनी खेती को दूसरे लोगों से करवाया करता और केवल पैसे गिना करता। अब इसके बाद जो बड़ा भाई है वो कुछ पैसे एक साहूकार से उधार लेता है। उसे लग रहा था कि मैं कोई बिजनेस करूंगा और उस बिजनेस से उन पैसों को चुका दूंगा और अच्छी तरह से हमारे दिन व्यतीत होने लगेंगे। जो माँ थी वह भी बड़े भाई के पास रहा करती थी। छोटा भाई और छोटे भाई की पत्नी अलग रहा करते थे, उसकी अच्छी नौकरी थी और उससे अच्छे खासे पैसे आ जाया करते थे, तो उनके दिन अच्छी तरह से बीत रहे थे। लेकिन बड़ा भाई जो कि कर्जे में डूब गया था, क्योंकि उसने अभी अभी साहूकार से कुछ पैसे लिए थे और उन पैसों के एवज में उसने अपने घर को गिरवी रख दिया था। जिस घर की कीमत थी 30 लाख रुपए, उसने उस साहूकार से 3 लाख रुपए लिए थे और समय मांगा था 6 महीने का कि 6 महीने में अगर मैं आपके पैसे नहीं चुका पाया तो ये घर बेशक से आप इन्हीं रुपयों में ले लेना। अब बड़ा भाई उस धंधे को करता है, लेकिन भगवान उस धंधे में भी उसका साथ नहीं देता है। खेती की वजह से पहले ही घाटे में चल रहा था और कुछ घाटा और हो गया था, तो उस घाटे को पूरा करने के लिए उसकी पत्नी के सारे जेवर बिक जाते हैं, लेकिन वो घाटा फिर भी पूरा नहीं होता, क्योंकि कुछ पैसे उस पर पहले से ही कर्ज था। जब वह खेती किया करता तो खेती करने के लिए वो पहले खेत में पैसे लगाया करता, लेकिन टाइम पर अच्छी पैदावार ना होने के कारण उस पर कर्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। तो जो कर्ज वैसा था उसको तो उसकी पत्नी ने अपने गहनों को बेचकर चुका दिया था, लेकिन जो साहूकार का कर्ज था वो रह गया था। अब धीरे धीरे साहूकार का समय नजदीक आ रहा था। इधर बड़े भाई को बड़ी ही चिंता होती है, क्योंकि जिस धंधे के ऊपर उसने आस लगा रखी थी वह धंधा भी उसका फेल हो गया था। अब बड़े भाई की मुसीबतों को देखकर छोटा भाई अंदर ही अंदर से खुश होता है और सोचा करता है कि इसने मुझे मेरे दोस्तों के सामने पीटा था ना, अब भगवान ने इसे अच्छा मजा चखाया है। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और तभी टाइम आ जाता है साहूकार के पैसे वसूलने का। अब दोस्तों बड़ा भाई और उसकी पत्नी और उसके बच्चे और उनकी माँ उस घर के अंदर, सुबह सुबह का टाइम था, सुबह सुबह सभी लोग बैठे हुए थे अपने अपने कामों पर जाने के लिए, लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज़ आती है और उसका नाम लेकर कहा जाता है कि राकेश, या तो मेरे पैसे दे दे वरना इस घर को खाली कर दे। अब इस बात को जैसे ही राकेश सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि ना तो उसके पास कोई ऐसा साधन है जिससे वो उसके पैसे दे सकता है और ना ही घर में उसके पास जमा पूंजी है। अब वह बाहर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि साहूकार जी कोई बात नहीं, मेरा टाइम बुरा चल रहा है, कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। लेकिन जो साहूकार था वह अपने साथ कुछ गुंडे लेकर आया था जिनके हाथों में डंडे थे और वह बार बार कह रहा था कि या तो मेरे पैसे आज ही मुझे दे वरना इस घर को खाली कर दे। अब इस बात को देखकर उसका छोटा भाई अपने घर से देख रहा था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। उसकी पत्नी भी उसके साथ खड़ी हुई थी। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखा, भगवान ने इसे अच्छा मजा चखाया है, इसने बड़ा मुझे मेरे दोस्तों के सामने पीटा था, अब भुगतेगा जो इसने किया है। अब इस बात को सुनकर उसकी पत्नी उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगती है और जैसे ही वह घूर घूर कर देखती है तो वह छोटा भाई कहता है कि तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रही हो। तो वह उससे कहती है कि तुम कैसे छोटे भाई हो, अगर ये पैसे नहीं दे पाए और इनका घर इसने खाली करवा लिया तो इसमें बदनामी किसकी होगी। तो वो कहता है कि इसी की होगी, इसी ने पैसे लिए थे और इसको पैसे टाइम पर देने चाहिए थे। तभी उसकी पत्नी उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही होगी, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं जिन्होंने तुझे इस तरह से पाला है जैसे कोई अपने बच्चे को पालता है। भूल गए उन दिनों को जब इन्होंने अपनी जमा पूंजी तुम्हें कोर्स कराने में खर्च करा दी थी और आज तुम इन सभी चीज़ों को देखकर हंस रहे हो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब इस बात को देखकर जो छोटा भाई है उसकी भी समझ में कुछ बातें आती हैं और वो कहता है कि फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसने जो किया है इसे वो भुगतना पड़ेगा और हम इनके झगड़े में कैसे पड़ सकते हैं। तो उसके बाद छोटे भाई की पत्नी कहती है, तुम ये बताओ कि आज यहाँ पर जितने भी लोग जमा है उनके सामने तुम्हारे भाई का नाम लेकर इस तरह से घर को खाली करने के लिए कह रहा है, तो इसमें बदनामी किसकी है। तो वो कहता है कि इसमें इसी की बदनामी है। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें इसकी बदनामी नहीं है, इसमें तुम्हारे खानदान की बदनामी है, तुम्हारे पिता की बदनामी है। और गांव में लोग ये नहीं कहेंगे कि राकेश ने पैसे नहीं दिए इस वजह से उसका घर छीन लिया गया। गांव में लोग तुम्हारे पिताजी का नाम लेंगे और तुम्हारे खानदान का नाम लेंगे और कहेंगे कि फलाने के लड़कों का घर उसने छीन लिया है और उसने पैसे नहीं दिए थे। अब इस बात को देखकर जो छोटा भाई है उसकी भी समझ में आ जाता है। तो वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद उसकी पत्नी कहती है कि अब तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कुछ पैसे जो हमारे पास जमा हो रखे हैं उन पैसों को लेकर चलो और जो मेरे जेवर हैं उनको लेकर चलो और इस साहूकार को उन पैसों को दे दो। ये पैसे मायने नहीं रखते, गांव में इज्जत मायने रखती है और इसी वजह से हमें उन पैसों को और जेवरों को दे देना चाहिए। ऐसा कहकर उसकी पत्नी घर के अंदर से जो पैसे जमा हुए थे, लगभग 1,20,000 रुपये उनके पास जमा थे और कुछ जेवर थे, उन सभी को एक थैले में भरकर अपने साथ लेती है। और जैसे वो बाहर की तरफ चलने वाली होती है तभी उसका पति कहता है कि ऐसे नहीं चलेंगे। उसके बाद वह घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से 2 लाठियां लेकर आता है, एक अपनी पत्नी को देता है और एक खुद अपने हाथ में लेता है और कहता है कि अब इस तरह से चलेंगे और इस साहूकार को मजा चखाएंगे। उसके बाद राकेश का छोटा भाई जैसे ही घर से निकलता है लाठियों को लेकर, तो राकेश उन्हें देखकर एकदम से आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ये तो मेरे से अलग रहा करता है, आज इसको ऐसा क्या सूझ रहा है। लेकिन जब वह उसकी पत्नी के हाथ में थैला देखता है जिस थैले के अंदर कुछ सामान था, तो उसे देखकर वो समझ जाता है, उसे जरा भी देर नहीं लगती कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है। जैसे ही वो वहां पर आता है तो राकेश की आवाज में दम बन जाता है और वो साहूकार से कहता है कि कोई बात नहीं साहूकार जी, आपके पैसे हम चुका देंगे। उसका छोटा भाई उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ ही मिलकर साहूकार से कहने लगता है कि आपने जो पैसे दिए हैं उनको लेने का ये तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इन गुंडों के दम पर इस घर को खाली करवा लोगे तो हम अपने भाई के साथ हैं और आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप बेशक से कर सकते हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। आपकी हिम्मत ही कैसे हुई मेरे भाई के घर पर इस तरह से आने की। अब इस बात को जैसे साहूकार देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वहां पर 4-5 लोग हो गए थे। साहूकार के पास 3 गुंडे थे और सामने 4-5 लोग लाठियों को लेकर खड़े हुए थे। अब साहूकार कहता है कि मुझे तो मेरे पैसे दे दो, मैं तुम्हारे घर का करूंगा ही क्या। लेकिन साहूकार असलियत में आया था कि उसे 30 लाख का घर 3 लाख में मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। इसके बाद उसके छोटे भाई की पत्नी है वो उन पैसों और जेवरों के थैले को उसके हाथ में रखती है और कहती है कि संभाल लीजिए, अगर इनमें से भी कुछ कम पड़ता है तो मेरे गले में मंगलसूत्र है, मैं उसे भी आपको उतार कर दे दूंगी। जैसे ही साहूकार दोनों भाइयों का प्यार देखता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वह उन पैसों के थैलों को उल्टा उसी को दे देता है और उस राकेश से कहता है कि भाई कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भाइयों में इतना प्यार है, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास यहाँ नहीं आता। तो वह राकेश से कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो तुम मुझे दे देना। अब इस बात को देखकर अपने भाई को अपने साथ खड़ा हुआ देखकर राकेश का सीना भी चौड़ा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसका भाई उसे रोते हुए देखकर एकदम से उसे गले से लगा लेता है और इस माहौल को देखकर जितने भी गांव में लोग थे वो सभी लोग भावुक हो जाते हैं उन दोनों भाइयों का प्यार देखकर और उसके छोटे भाई की पत्नी की हिम्मत देखकर। अब इसके बाद उसका छोटा भाई योगेश उनमें से पैसे निकालकर उसे दे देता है और कहता है कि साहूकार जी आप चिंता मत कीजिए, आपके जितने भी पैसे हैं मैं जल्द से जल्द आपको चुका दूंगा। उसके बाद वह अपने बड़े भाई को गले से लगाता है और दोनों के बीच की जो घर की दीवार थी उसको तोड़ देते हैं। अब सभी लोग एक घर के आंगन के अंदर रहा करते हैं। उसका जो छोटा भाई है वह अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगता और कहता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आपने मुझे एक पिता की तरह पाला है, घर की जिम्मेवारियों को संभाला है और इसी कारण से मैं भूल कर बैठा जो मैं आपसे लड़ाई करने लगा। मेरी पत्नी ने मुझे समझाया और उसके बाद मुझे समझ में आया है। जैसे ही राकेश को ये बात पता चलती है कि उसके छोटे भाई की पत्नी ने इतना साहस दिखाया है और उसके छोटे भाई को एक सद्बुद्धि दी है तो वह उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। कहता है कि बेटा तुम भले ही मुझसे उम्र में छोटी हो लेकिन तुमने वो काम कर दिया है जो परिवार को जोड़ने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इन सभी बातों को देखकर राकेश और योगेश की जो माँ थी वो काफ़ी बुजुर्ग हो चली थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इधर जो राकेश की पत्नी थी वो भी इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और अपनी देवरानी को अपने गले से लगा लेती है। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और अपनी माँ को भी अपने गले से लगा लेते हैं।
तो दोस्तों ये थी कहानी दो भाइयों की, जहां पर दोनों भाइयों ने मिलकर साहूकार का डटकर सामना किया और उसके बाद साहूकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि एकता में बल है। जब वो दोनों भाई इकट्ठा हो गए तो गांव के अंदर उनका शोरगुल हो गया और सभी लोग उनके बारे में बातें करने लगे कि भाई हो तो ऐसे हो वरना बेशक से ना हो। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और लोगों के साथ अपनी राय शेयर कर सकते हो। आप क्या कहना चाहते हो बड़े भाई के बारे में, क्या कहना चाहते हो छोटे भाई के बारे में, और क्या कहना चाहते हो छोटे भाई की पत्नी के बारे में। आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाकर लाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप भी इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। कई तरह की महिलाएं देखी होंगी, लेकिन ऐसी महिला जो इस कहानी में थी वो शायद आज आपको पहली बार देखने को ही मिली होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।